हाँ जी, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक चोड़ा में। तो प्रत्येक दिन की भांति अपनी क्लास चल रही है बच्चों विराट सीरीज के नाम से, जिसमें हम आपके लिए प्रत्येक दिन जो है एसएससी, रेलवे, इसके अलावा आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस के लिए बच्चों तमाम आने वाले जो क्वेश्चन है उनकी एक सीरीज, अपनी एक श्रृंखला चल रही है और जिस श्रृंखला या जिस सीरीज का नाम है विराट सीरीज। तो स्वागत है बच्चों आज के अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के अंदर, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपना लग चुका है। आज अपन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में बच्चों चर्चा करेंगे। खूब सारे इस अपने प्रैक्टिस सेट के अंदर आपके लिए शानदार और जानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। कंप्लीट क्वेश्चन की जहां पर अपने को लगेगा कि कुछ क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है तो वहां पे पोस्टमार्टम करेंगे, कहीं पे अपने को ये लगेगा कि इसके बारे में खूब सारी अच्छी अच्छी बातें जाननी है बच्चों, तो वो जानते हुए आप और हम जो है आगे बढ़ने वाले हैं। तो प्रत्येक स्टूडेंट जुड़ेंगे इसी अपने सीरीज के अंदर, कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, जिस सीरीज का नाम है बच्चों विराट सीरीज। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं आज की क्लास का भैया क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। करें शुरुआत, बिल्कुल बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है विधान चंद राय पुरस्कार। कई बार एसएससी और दिल्ली पुलिस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया भैया कि विधान चंद राय पुरस्कार किस विषय के अंदर दिया जाता है। कानून के अंदर, वास्तुकला के अंदर, खेल के अंदर और दवा के अंदर। तो बच्चों विधान चंद राय पुरस्कार जो है ये दवा के क्षेत्र के अंदर दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। दवा यानी मेडिसिन के अंदर दिया जाने वाला सबसे बड़ा अगर कोई पुरस्कार है तो उस पुरस्कार का नाम क्या है बच्चों, विधान चंद राय पुरस्कार है। देखिए कई बार एसएससी और दिल्ली पुलिस के अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। किस प्रकार से? सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो भैया दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार आपको पता होना चाहिए, ये है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार। एशिया का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है बच्चों? तो एशिया का नोबेल कभी आपसे पूछा जाए तो एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे नहीं लिखना है भैया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। फिर देखिए पूछा जाए अपने से कि ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो बै से ब्रिटेन हो जाता है और देखिए बै से ही क्या हो जाता है, बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके अलावा देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार, वैसे अपने को नहीं पढ़ना चाहिए तो, लेकिन यहाँ पे है बच्चों ये निशान-ए पाकिस्तान। कई बार खान अब्दुल गफ्फार खान से ये क्वेश्चन बन जाता है, निशान-ए पाकिस्तान वहां का सबसे बड़ा पुरस्कार है। फिर अपने सामने क्वेश्चन आता है कि भैया भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कभी आपसे पूछा जाए कि नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है, तो नागरिक सम्मान है भारत का सबसे बड़ा, जिसका नाम है बच्चों भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार है। तो फिर दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? पहला तो भारत रत्न हो गया और दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाता है बच्चों पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भारत का सबसे बड़ा दूसरा नागरिक सम्मान पुरस्कार पद्म विभूषण। तो सर दूसरा पढ़ा है तो सर अपने को तीसरा भी पढ़ना चाहिए। तीसरा देखिए बनता है किस प्रकार से, पद्म भूषण पुरस्कार। तीसरा पुरस्कार हो गया पद्म भूषण पुरस्कार। और 4 नंबर पुरस्कार यानी चौथा भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा हो जाता है बच्चों, तो ये पुरस्कार हो जाता है पद्मश्री। देखिए वैसे अगर आपको वैसे याद नहीं रहे, देखिए आप इन्हें कैसे याद रखोगे। आपको पता है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार तो कौन सा हो गया, भारत रत्न पुरस्कार हो गया। फिर देखिए सबसे बड़ा नाम आ रहा है पद्म विभूषण, फिर छोटा नाम आ रहा है पद्म भूषण, उससे भी छोटा नाम क्या आ रहा है, पद्मश्री। तो पहला तो हो गया भारत रत्न, 2 नंबर पे पद्म विभूषण हो गया, नोट करोगे साथ साथ, 3 नंबर पे पद्म भूषण हो गया और 4 नंबर पे बच्चों हो जाता है पद्मश्री। ये जो चारों पुरस्कार है, इन चारों ही पुरस्कारों की शुरुआत कभी आपसे पूछा जाए कि चारों पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो पंडित नेहरू के कार्यकाल के अंदर, उस समय देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी 1954 के अंदर बच्चों इस पुरस्कार की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। फिर कुछ और भी पूछा जाता है। किस प्रकार से पूछा जाता है, देखिए पूछा यह जाता है कि खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार बताइए भैया कौन सा पुरस्कार हो गया बच्चों, ऑस्कर पुरस्कार हो गया। खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार हो गया। खेल जगत का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब, सॉरी खेल जगत का माफ करना, सिनेमा जगत का भैया, कोई बात नहीं नीचे लिखेंगे अपने। ये हो गया सिनेमा जगत का, अर्जुन पुरस्कार है खेल जगत का, यहाँ मैं लिखता हूँ सिनेमा जगत।
थोड़ी सी मिस्टेक हुई, कोई बात नहीं। यहां लिखता हूं मैं सिनेमा जगत। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया? ऑस्कर पुरस्कार भानु अथैया को दिया गया था। और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हो गया, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हो। जबकि पूछा जाए खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, तो ये भी 4 सालों के अंतराल के बाद दिया जाता है, और ये हो गया अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार। देखो एक क्वेश्चन था, कितने सारे क्वेश्चन अपन ने साथ में पढ़ा। अब देखिए, अब बच्चों एक बार फिर से रिपीट करोगे, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार हो गया, जिसकी शुरुआत 1901 के अंदर शुरुआत होती है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। एशिया का नोबेल रेमन मैगसेसे पुरस्कार को कहा जाता है। ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार बुकर पुरस्कार है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार निशान पाकिस्तान खान अब्दुल सॉरी निशान पाकिस्तान जो है, ये भारत के मोरारजी भाई देसाई को दिया गया था। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्म श्री पुरस्कार हो गए। तो ये पुरस्कारों संबंधी। अब थोड़ा सा अपन चर्चा और करते हैं विधान चंद राय पुरस्कार। बच्चों विधान चंद राय पुरस्कार जो है, ये प्रदान किया जाता है दवा के क्षेत्र के अंदर, दवा यानी मेडिसिन के क्षेत्र के अंदर ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत होती है 1962 1962 के अंदर शुरुआत होती है, जबकि खुद 1961 के अंदर जो है विधान चंद राय को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, और विधान चंद राय को भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया? तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया बच्चों भारत रत्न। भारत रत्न 1961 के अंदर जो है विधान चंद राय को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। और 1962 के अंदर जो है बच्चों किस पुरस्कार की शुरुआत हो जाती है? ये पुरस्कार की शुरुआत होती है विधान चंद राय पुरस्कार की। यानी 61 के अंदर तो इन्हें भारत रत्न मिलता है, 62 के अंदर इनके द्वारा जो है विधान चंद राय पुरस्कार की क्या की जाती है बच्चों? शुरुआत कर दी जाती है। ये पुरस्कार विधान चंद राय पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है? तो 1 जुलाई को यह प्रदान किया जाता है। क्यों 1 जुलाई को प्रदान किया जाता है? 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 1 जुलाई को कभी पूछे कि कौन सा दिवस मनाया जाता है? जो चिकित्सक डे मनाया जाता है। और चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया? विधान चंद राय पुरस्कार हो गया। इस बात को आपको क्या विशेष तरीके से बच्चों ध्यान रखना है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लोगे आप, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था देखिए कंप्लीट मेरे द्वारा जो है विश्लेषण किया गया बच्चों, और लगभग जो है एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं और पूछे जाए ना पूछे जाए, दिल्ली पुलिस के अंदर बच्चों निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन कौन सा पूछे। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है? विजय उत्सव दिवस के नाम से जाना जाता है। किस त्योहार को जाना जाता है? पहला हम्पी महोत्सव, गंगा सागर मेला, पुष्कर मेला, कोणार्क नृत्य महोत्सव। तो ये मनाया जाता है विजय दिवस के रूप में हम्पी महोत्सव को। हम्पी महोत्सव को मनाया जाता है भैया। हम्पी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? सबसे पहले देखिए हम्पी महोत्सव मनाया जाता है कर्नाटक के अंदर। हम्पी महोत्सव ये मनाया जाता है बच्चों कर्नाटक के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन अपना है गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला कहां पर भरा जाता है? गंगा सागर मेला ये भरा जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल के अंदर भरा जाता है। इसके अलावा फिर ऑप्शन है अपने पास में पुष्कर मेला। पुष्कर मेला आप सभी को पता है कहां पर भरा जाता है? राजस्थान के अंदर, अपने ही प्रदेश या प्रांत अपने राजस्थान के अंदर भरा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है कौन सा? हम्पी। और हम्पी कहां पर हो गया? हम्पी हो गया बच्चों कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर हम्पी के मंदिर भी कर्नाटक के अंदर है। इसके अलावा होयसल मंदिर, होयसल मंदिरों का समूह भी कभी पूछा जाए तो ये भी कहां पर है? कर्नाटक के अंदर हो गया। इसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहां पर स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर ये भी अपना कहां स्थित हो गया? ये भी कर्नाटक के अंदर स्थित हो गया। ये लीजिए, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया, और हम्पी महोत्सव मनाया जाता है। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ आपको? मेरे हिसाब से ये साफ आपको दिखाई नहीं दे रहा भैया। 1 सेकंड रुको बच्चों। अब ये आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। चलो देखो अब दिखाई दे रहा होगा। मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह, राष्ट्रपति के द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? देखो क्वेश्चन है,
हाँ जी, क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सबसे पहली अच्छी बात है, और किसकी सलाह पर की जाती है? तो ये देखिए, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय। कई बार इस प्रकार के आर्टिकल नंबर 74 में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्री परिषद के अंदर मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है भैया, और इसके अलावा जो किसकी सलाह पर कर रहा है? तो राष्ट्रपति, आपको पता है किसकी सलाह पर यह काम कर रहा है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर काम कर रहा है। जब आप और हम आर्टिकल नंबर देखिए 74 पढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 74 पढ़ते हैं बच्चों, तो आर्टिकल नंबर 74 के अंदर अपने को मिलती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल नंबर 74 इस बात की तसल्ली करता है अपने लिए कि राष्ट्रपति को सलाह के लिए, सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और इस मंत्री परिषद का जो हेड होगा, जो मुखिया होगा, ये प्राइम मिनिस्टर होगा, यानी ये कौन होगा बच्चों? तो ये होगा प्रधानमंत्री। पहली बात तो ये। अब देखिए, कई बार अपने एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती है? मिनिस्टर जो होते हैं, इन मंत्रियों की श्रेणियां कितनी होती है, कितनी कैटेगरी होती है? तो बच्चों, मंत्रियों की श्रेणी होती है 3। सबसे पहले जो मंत्री होते हैं वो मंत्री होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री। सबसे पहले जो मंत्री हुए ये हो गए, देखिए, कैबिनेट स्तर के मंत्री हो गए। 2 नंबर पे मंत्री होते हैं, इन्हें कहा जाता है राज्य मंत्री। 2 नंबर पे मंत्री राज्य मंत्री हो गए, और 3 नंबर पे कौन से मंत्री हो गए? तो ये लीजिए, 3 नंबर पे मंत्री हो जाते हैं उप मंत्री। और ये तीनों प्रकार के मंत्री किसके अंदर शामिल होते हैं? कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि मंत्री परिषद किस किस से मिलकर बनती है, कभी भी पूछ लिया जाए कि मंत्री परिषद किस किस से मिलकर बनती है, तो मंत्री परिषद के अंदर बच्चों मंत्री कौन से हो गए? कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री हो जाते हैं, और इनके साथ इनका मुखिया कौन हो जाता है? प्रधानमंत्री जाता है, और इन्हीं से मिलकर क्या बन जाता है? मंत्री परिषद बन जाता है। अब देखिए, अब अपने से पूछा जाए कि ये जो मंत्री है, इन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रियों की नियुक्ति कौन कर रहा है? तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन कर रहा है? क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर ये कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है भैया प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये मतलब हो जाता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को एक चिट्ठी सौंपते हैं, महोदय जी को, और कहते हैं कि फला फला मंत्रियों को आप क्या दिला दीजिए, शपथ दिला दीजिए, या आप इन मंत्रियों को क्या कर दीजिए? नियुक्त कर दीजिए। तो ये चिट्ठी कौन सौंप रहा है? ये चिट्ठी अपने सामने प्रधानमंत्री जी सौंप रहे हैं। किसको सौंप रहे हैं भैया? राष्ट्रपति को सौंप रहे हैं। राष्ट्रपति को कह रहे हैं कि आप इनकी क्या कर दीजिए? नियुक्ति कर दीजिए। तो कभी भी पूछा जाए कि मंत्रियों को नियुक्त कौन कर रहा है? मंत्रियों को नियुक्त राष्ट्रपति कर रहा है। किसकी सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जा रही है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इनकी क्या की जा रही है? नियुक्ति की जा रही है। कभी आपसे पूछे कि मंत्रियों को फिर हटाता कौन है? तो मंत्रियों को हटाता भी तो राष्ट्रपति है, मंत्रियों को हटाता भी तो राष्ट्रपति है, और सिफारिश कौन करता है? ये लीजिए, सिफारिश इनकी करता है प्रधानमंत्री। फिर बात आ गई किसकी? प्रधानमंत्री की आ जाती है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है? विभागों का बंटवारा, एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब ये हो गया कि फला डिपार्टमेंट किसके पास होगा, फला डिपार्टमेंट किसके पास होगा। तो भैया विभागों का बंटवारा जो करता है ये प्राइम मिनिस्टर करता है, विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है। लेकिन पूछा जाए कि विभागों से संबंधित नियम कौन बनाता है? मंत्रियों के विभागों से संबंधित नियम कौन बनाता है? नियमावली कौन तैयार करता है? तो विभागों से संबंधित नियम जो बनाते हैं ये महोदय राष्ट्रपति का काम है। अब कैसे आप याद रखोगे? आप इसे याद रख सकते हो कि नियम हमेशा कहां पर बनते हैं? पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं। और पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनती है? पार्लियामेंट भैया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो बिल्कुल ये लीजिए, नियम कहां बन रहे हैं? नियम जो है पार्लियामेंट में बन रहे हैं। और पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन लोग होते हैं? एक होते हैं राष्ट्रपति, एक होती है लोकसभा, और एक कौन होता है? राज्यसभा। तो विभागों का बंटवारा कौन करता है बच्चों? विभागों का बंटवारा विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है। इसके अलावा जो विभागों से संबंधित नियम जो बनाता है, ये नियम कौन बना रहा है? नियम बना रहा है राष्ट्रपति। अब एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आपको नोट करके रखने वाली बात ये है, इससे संबंधित जो है निश्चित तौर पे कभी कभार अच्छा क्वेश्चन अपने को देखने को मिल जाता है। और वो क्वेश्चन कौन सा देखने को मिलता है कि विभागों से संबंधित जो है बच्चों कि मंत्री जो होंगे कितने प्रकार के होंगे? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री हो जाते हैं। इसके अलावा जो है विभागों से संबंधित नियम ये बना रहे हैं, और विभागों का बंटवारा कौन कर रहे हैं? विभागों का बंटवारा जो है ये कर रहा है बच्चों अपने प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो बढ़िया से इस क्वेश्चन को आप नोट करोगे, फिर अपन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कभी पूछा जाए कि विभागों के अध्यक्ष कौन से मंत्री होते हैं, ये भी देखिए क्वेश्चन बनता है कि विभागों के अध्यक्ष कौन से मंत्री होते हैं। तो विभागों के अध्यक्ष कौन से मंत्री हो गए भैया? विभागों के अध्यक्ष होते हैं केवल और केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री, केवल और केवल होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। तो एक क्वेश्चन था और क्वेश्चन के साथ में अपन ने खूब सारी इसकी जानकारियां पढ़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, गुड़ी पड़वा का त्योहार किस राज्य के अंदर विशेष रूप से मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा का त्योहार जो है विशेष रूप से किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? पता होना चाहिए आपको, महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, उड़ीसा। गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है बच्चों महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है। फेमस त्योहार में से एक है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी अपने से पूछा जाता है कि सर्वाधिक यूनेस्को साइटें कहां पर है? सर्वाधिक यूनेस्को साइटें, सर्वाधिक यूनेस्को साइट किस राज्य के अंदर है? तो बच्चों सर्वाधिक यूनेस्को साइटें 5 जो है वो किस राज्य के अंदर है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर। सर्वाधिक यूनेस्को साइटें 5 किस राज्य के अंदर होगी? महाराष्ट्र राज्य के अंदर हो जाती है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चंस में पूछा गया गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है। दही हांडी पूछा जाता है, कहाँ मनाया जाता है? यहीं पर मनाया जाता है। दही हांडी महोत्सव यहीं मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी कहाँ पर मनाई जाती है भैया? गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में, गणेश चतुर्थी। इसके अलावा नारली पूर्णिमा कहाँ मनाई जाती है? नारली पूर्णिमा, नारली पूर्णिमा, नारली पूर्णिमा भी तो महाराष्ट्र के अंदर मनाई जाती है। पोला महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पोला महोत्सव ये भी कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है बच्चों महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन अपने सामने कौन सा होने वाला है? महाराष्ट्र होने वाला है भैया। सही ऑप्शन महाराष्ट्र होने वाला है। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? कोई भी आप पेपर देते हो, आप एसएससी पेपर देते हो, जीडी पेपर देते हो, एमटीएस पेपर देते हो, सीएचएसएल का पेपर देते हो, इसके अलावा बच्चों सीजीएल का पेपर देते हो, इसके अलावा ग्रुप डी, एनटीपीसी, कोई भी जो है पेपर देते हो, एक क्वेश्चन जो है आर्टिकल नंबर 76 से पूछा जाता है। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है बच्चों महान्यायवादी। या तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है या पूछा जाता है कि महान्यायवादी के पद का उल्लेख अपने को मिलता है भाग नंबर 5 के अंदर। भाग नंबर 5 में इस पद का उल्लेख है और आर्टिकल नंबर 76 के अंदर इसका उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 76 के अंदर इसका उल्लेख। तो आर्टिकल नंबर 76 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 76 ये कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, भारत का एक महान्यायवादी होगा। किस आर्टिकल के तहत होगा? आर्टिकल नंबर बच्चों 76 के तहत होगा महान्यायवादी। अब ये जो महान्यायवादी होता है, इसी महान्यायवादी को भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कहा जाता है। या तो पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है, तब अपने को पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी है। या पूछा जाए विधि की जगह कई बार विधिक अधिकारी भी पूछा जाता है, ये किसे कहा जाता है? महान्यायवादी को। महान्यायवादी को बच्चों कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी। आर्टिकल नंबर 76 के अंदर इसका उल्लेख हो गया। बिल्कुल। महान्यायवादी की थोड़ी सी अपन चर्चा करें बच्चों, इससे पहले एक दो बातें और देखिए। महान्यायवादी जो है, अटॉर्नी जनरल जो है, इसकी सहायता के लिए एक पद बनाया गया है और उस पद का नाम क्या होगा बच्चों? सोलिसिटर जनरल। महान्यायवादी की सलाह के लिए एक पद बनाया गया जिस पद का नाम है सोलिसिटर जनरल। और सोलिसिटर जनरल की भी सहायता करने के लिए एक और फिर पद बनाया गया। उस पद का क्या नाम हो गया? उस पद का नाम हो गया अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल। अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल, सोलिसिटर जनरल। अब मैं आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन करता हूं बच्चों, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता हूं? क्वेश्चन में आपसे ये पूछता हूं कि सोलिसिटर जनरल एवं अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल, इन दोनों पदों का क्या उल्लेख संविधान के अंदर मिलता है? क्या ये संवैधानिक पद है क्या? बिल्कुल इन दोनों का उल्लेख संविधान के अंदर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भैया? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि अटॉर्नी जनरल को सलाह देने के लिए, सहायता करने के लिए दो पद बनाए गए हैं। अटॉर्नी जनरल को सहायता करेगा सोलिसिटर जनरल और सोलिसिटर जनरल को सहायता कौन करेगा? अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल। तो इसका मतलब
मतलब सलाह एवं सहायता के लिए पद बनाए गए हैं, जबकि संविधान के अंदर किसी भी आर्टिकल के अंदर इनका उल्लेख नहीं मिलता है। भारत के महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। आर्टिकल नंबर किस में करता है? 76 के अंदर आर्टिकल नंबर करता है। फिर उसे पद से हटाता कौन है? तो उसे पद से हटाएगा भैया जिसने बनाया है वही तो हटाएगा। ये लीजिए, राष्ट्रपति हटाएगा। फिर किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? प्लेजर ऑफ द किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है भैया? तो ये प्रसाद पर्यंत कार्य करता है भारत के राष्ट्रपति के। जबकि ध्यान रखना, कभी भी सीएजी की बात आ जाती है, कंट्रोलर अकाउंटेंट ऑफ जनरल की बात आ जाती है, तो वो राष्ट्रपति के कभी भी प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता। जबकि भारत के पहले महान्यायवादी पूछे जाए कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे भैया, तो भारत के पहले जो महान्यायवादी थे उनका नाम था एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी थे। जबकि पूछा जाए कि सर्वाधिक लंबी अवधि के महान्यायवादी कौन रहे थे, तो सर्वाधिक लंबी अवधि के महान्यायवादी भी एमसी सीतलवाड़ रहे थे। जबकि सबसे कम अवधि के पूछा जाए कभी कि सबसे कम अवधि के कौन थे, तो सबसे कम अवधि के महान्यायवादी थे, उनका नाम था सोली सोरभ जी। सोली सोरभ जी बच्चों, सोली सोरभ जी। सबसे कम सोली सोरभ जी, सोली सोरभ जी। जबकि फिर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान के महान्यायवादी कौन है भैया, तो आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के अंदर वर्तमान के महान्यायवादी कौन है। 2024 के अंदर उनकी नियुक्ति की गई थी। तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जाने बच्चों, और कमेंट बॉक्स के अंदर जाके आपको सबसे पहले क्लास कैसी लगी उसे लाइक करोगे, शेयर करोगे, और फिर आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जाकर आपको ये बताना है कि वर्तमान के अंदर भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी वर्तमान भारत के महान्यायवादी कौन है। क्लियर हुआ? बिल्कुल। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि भारत में कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? भारत के अंदर कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? कौन सा राज्य मनाता है भैया? एक नंबर ऑप्शन है, देखिए पढ़िए आप, मध्य प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, गोवा। तो कौन सा राज्य मनाता है? तो ये जो है सुंदरेश्वर जो महोत्सव केरल के अंदर मनाया जाता है, जो केरल के अंदर मनाया जाता है। कई बार जो है कोई भी एग्जाम होता है लगभग केरल से संबंधित कहीं ना कहीं से अपने सामने क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे वो मसालों से संबंधित हो, चाहे वो साइलेंट वैली से संबंधित हो, चाहे वो पेरियार से संबंधित हो, तो ये जो है क्वेश्चन अपने पूछा जाता है। केरल के अंदर ये त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? सुंदरेश्वर त्योहार जो है 8 दिवस या फिर 8 दिवसीय ये त्योहार है। सुंदरेश्वर जो महोत्सव है 8 दिवसीय, और ये कौन से मलयालम महीने यानी मीनस के अंदर मनाया जाता है। मलयालम का मीनस महीना, मलयालम बच्चों, मलयालम का मीनस महीना। और मलयालम का मीनस महीना कौन सा होता है? अपना मार्च और अप्रैल, अपन जिसे मार्च और अप्रैल कहते हैं, उसी मार्च और अप्रैल के अंदर मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? ये मनाया जाता है सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है। केरल से संबंधित कई बार अपने लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए साइलेंट वैली कहां पर है भैया? साइलेंट वैली केरल के अंदर है। सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है? केरल के अंदर है। सबरीमाला मंदिर जो है ये भी केरल के अंदर स्थित है। तो इस पर इसके अलावा जो है मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। रबर उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है भैया? केरल है। रबर उत्पादन के अंदर, रबर उत्पादन के अंदर कौन सा हो गया बच्चों? तो ये भी केरल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होने वाला है? इस क्वेश्चन का केरल होने वाला है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर, तो सर्वाधिक साक्षरता दर भी किस स्टेट की होगी? ये होगी बच्चों केरल की होगी। ये लीजिए केरल की हो जाती है। तो अपने क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाता है बच्चों? केरल का हो जाता है। कोई भी पेपर आप देखते हो तो एक तो देखिए असम से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा है, केरल से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो है अंडमान निकोबार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है,
चाहे वो जनजाति पूछे, चाहे वो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान पूछे, चाहे महोत्सव पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन में, असम का अंबुबाची त्योहार प्रतिवर्ष किस महीने के अंदर मनाया जाता है? असम का अंबुबाची त्योहार जो है प्रतिवर्ष किस महीने के अंदर मनाया जाता है? पहली बात तो ये अंबुबाची का मेला भरता है, अंबुबाची का मेला भरता है किस मंदिर के अंदर? अंबुबाची का बच्चों मेला भरता है, आपने नाम सुना होगा कामाख्या देवी का मंदिर, कामाख्या देवी का मंदिर। सबसे पहली बात तो है कहां पर कामाख्या देवी का मंदिर है बच्चों? असम के अंदर मंदिर है। इसके अलावा ये किस पर्वत पर है? तो ये नीलांचल पर्वत पर है, नीलांचल पर्वत पर स्थित है कामाख्या देवी का मंदिर। इसी कामाख्या देवी के मंदिर के अंदर एक मेला बढ़ता है जिस मेले को कहा जाता है अंबुबाची का मेला। और ये जो अंबुबाची का मेला है बच्चों इतना फेमस मेला है असम का, इस मेले को कहा जाता है पूर्व का कुंभ कहा जाता है, पूर्व का कुंभ, इसी मेले को कहा जाता है पूर्व का कुंभ कहा जाता है। आनंद का मंदिर भी इसे कहा जाता है, आनंद का मंदिर इसी को कहा जाता है, आनंद का मंदिर भी इसे कहा जाता है। कहाँ स्थित है? असम के अंदर स्थित हो गया। इसके अलावा किस महीने के अंदर? तो ये जून महीने के लास्ट के अंदर, जून महीने के लास्ट के अंदर यहाँ पर मेला बढ़ता है। और वो मेला कौन सा बढ़ता है? अंबुबाची का मेला बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा हो गया? जून महीना हो गया। इसके अलावा देखिए बिहू त्योहार कहाँ का हो गया? असम का हो गया बिहू। बागुरम्बा कहाँ का हो गया? असम का हो गया बागुरम्बा, असम का हो गया। माजुली महोत्सव, माजुली महोत्सव ये भी असम का हो जाता है। इसके अलावा वुशांग महोत्सव या वेसांग महोत्सव, वेशांग महोत्सव ये भी असम के अंदर भरता है। किस जनजाति के द्वारा? बोरो और कछारी जनजाति के द्वारा। वेसांग महोत्सव जो है बोरो और कछारी जनजाति, बोरो और कछारी जनजाति के द्वारा। इसके अलावा करम पूजा चाय महोत्सव, बताइए आपको करम पूजा। फिर लीजिए आप चाय महोत्सव, चाय महोत्सव ये भी कहां पर है बच्चों? चाय महोत्सव मनाया जाता है कहां पर? असम के अंदर मनाया जाता है। तो कोई भी पेपर आता है लगभग आपको असम से संबंधित बहुत सारी, असम से संबंधित तो लगभग आपसे ये पूछे कि कितनी बात बता सकते हो, 5 बात, 10 बात, 20 बात नहीं। मैं कहता हूँ असम से संबंधित कभी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए असम से संबंधित हम लोग 100 बातें एक साथ बता सकते हैं। तो वैसा जो है असम से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बच्चों पूछे जाते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या है? सारे के सारे बच्चों सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किए। जितनी जानकारियां हो सकती है इससे संबंधित उतनी सारी जानकारियां हम आपके लिए लेके आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कंप्लीट आप और हम क्या करते हैं बच्चों? विश्लेषण करते हैं। तो आपको भी इसी प्रकार से विश्लेषण करता है। जो चीज आपको पता है बिल्कुल आपकी रिवाइज होगी, जो चीजें आपको पता नहीं है वो चीजें आप साथ साथ क्या करोगे? नोट करोगे। अगर नोट करोगे तो ये तब पेपर में काम आएगी जब आपका क्या होगा? एग्जाम होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? 112 से 118, अनुच्छेद 38 से 50, अनुच्छेद 80 से लेके 86 तक, या फिर आर्टिकल नंबर 52 से लेके आर्टिकल नंबर 78 तक है भैया अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका। देखिए कितना डीपली क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, संघ की कार्यपालिका। जब बच्चों अपन संघ सरकार पढ़ते हैं, संघ सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का उल्लेख अपने को मिलता है भाग नंबर 5 में, भाग नंबर 5 में मिलता है। अब भाग नंबर 5 में आर्टिकल कहां से शुरू होंगे बच्चों? आर्टिकल शुरू होंगे भाग नंबर 5 में आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 तक आर्टिकल मिलते हैं। किस भाग के अंदर? भाग नंबर 5 के अंदर मिलते हैं। आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 तक मिलते हैं। अब ये संघ सरकार होगी, सीधी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। अब कोई भी सरकार अपन पढ़ते हैं तो उसके अंग अपन पढ़ते हैं, तो उसके अंग मिलते हैं अपने को 3। अब आप कहोगे कि सर राज्य सरकार के भी 3 अंग मिलते हैं क्या? बिल्कुल, कोई भी सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो उसके भी 3 अंग होंगे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो उसके भी कितने अंग होंगे? 3 अंग होंगे। और ये 3 अंग कौन कौन से होंगे? यहीं से इस क्वेश्चन का अपने को आंसर मिलने वाला है। 3 अंग देखिए कौन कौन से। पहला अंग होता है बच्चों व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका। 2 नंबर पे अंग अपन पढ़ते हैं कौन सा? कार्यपालिका,
व्यवस्थापिका, फिर मिलता है अपने को कार्यपालिका, और 3 नंबर पे अपने को कौन सा मिलता है, न्यायपालिका मिलता है। हो गए ना 3 अंक, चाहे ये राज्य सरकार हो गए, चाहे ये कौन सी सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। अंक अपने को हमेशा कितने मिलने वाले हैं, अंक अपने को हमेशा 3 मिलने वाले हैं। अब क्या क्या कार्य होंगे देखिए, किस प्रकार डिवाइड किया जाएगा। व्यवस्थापिका है, इस व्यवस्थापिका का क्या कार्य होगा। 2 नंबर पे देखिए कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका का क्या क्या कार्य होगा, और 3 नंबर पे न्यायपालिका है, इस न्यायपालिका का क्या कार्य होगा भैया। व्यवस्थापिका का काम होता है कानूनों को निर्माण करना। 2 नंबर पे कार्यपालिका का काम होता है कि जो कानून बनाए हैं किसने, व्यवस्थापिका ने, उन्हीं कानूनों को लागू कौन करती है, कार्यपालिका। और न्यायपालिका से नाम से स्पष्ट है, देखिए न्याय कौन दिलाता है, न्याय अपने को दिलाता है न्यायपालिका दिलाता है। अब अपन आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल एक्चुअल में कहां से कहां तक थे, 52 से लेके 151 तक आर्टिकल नंबर थे। तो सबसे पहले कार्यपालिका अपने को मिलता है आर्टिकल नंबर 52 से लेके आर्टिकल नंबर 78 तक, ये लीजिए 52 से लेके 78 तक ये मिल गए। तो यहां पर 78 से शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल शुरू होंगे। कौन से आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 79 से लेके आर्टिकल नंबर भैया 1 2 3 तक ये चलेंगे। फिर देखिए आगे 1 2 3 हो गए, तो फिर आर्टिकल यहां से कौन से शुरू हो जाएंगे, आर्टिकल नंबर 1 2 4 से शुरू होंगे, और आर्टिकल नंबर 147 147 तक चलेंगे। अब आप कहोगे सर आपने तो यहाँ पर 151 लिखे, बिल्कुल लिखे। एक और पद मिलता है बच्चों CAG का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, ये मिलता है आर्टिकल 148 से आर्टिकल नंबर 151 तक। ये लीजिए आपके सामने कंप्लीट होगी, बिल्कुल होगी। अब पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर कि 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका, तो ये देखिए आपके सामने कौन सी सरकार होगी, संघ सरकार होगी, और संघ सरकार की कौन सी शक्तियां होगी, कार्यपालिका। और संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 78 तक। कभी थोड़ा सा और डीपली क्वेश्चन पूछे तो इसमें पहला पद मिलता है, नोट करोगे साथ साथ, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति कहां से कहां तक मिलता है भैया, राष्ट्रपति 52 से लेके 62 तक मिलता है। बताइए सर 2 नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 63 से लेके आर्टिकल नंबर 71 तक मिलता है। फिर क्या मिलता है अपने को, फिर अपने को मिलता है बच्चों मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद। ये मंत्री परिषद कहां से कहां तक मिलती है, मंत्री परिषद आर्टिकल नंबर 74 से लेके आर्टिकल नंबर 78 तक मिलती है। फिर आप कहोगे उसके बाद में अभी अपन ने पद पढ़ा था बच्चों, महान्यायवादी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये आर्टिकल नंबर मिल जाता है 76। ये सारी चीजें अपने को कहां पर मिलती है, सारी चीजें अपने को मिलती है संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति, चाहे वो राष्ट्रपति, चाहे उपराष्ट्रपति, चाहे मंत्रिपरिषद, चाहे अपने को कौन सा मिलता है बच्चों, महान्यायवादी का अपने को उल्लेख मिलता है। अब देखिए ये तो क्वेश्चन ये था कि कार्यपालिका शक्ति। अब अपने से कभी पूछ लिया जाए कि संघ सरकार की व्यवस्थापिका शक्ति आर्टिकल कौन सा हो गया, आर्टिकल नंबर 79 से लेके आर्टिकल नंबर 1 2 3 हो गया। फिर आपसे कभी पूछा जाए कि संघ सरकार की न्यायपालिका शक्ति किस आर्टिकल में मिलती है, तो संघ सरकार की न्यायपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 124 से लेके आर्टिकल नंबर 147 तक इसका क्या मिलता है बच्चों, उल्लेख मिलता है। और देखिए भाग नंबर 5 के अंदर संघ सरकार है, संघ सरकार के बाद राज्य सरकार होती है। तो कभी पूछा जाए कि राज्य सरकार का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो राज्य सरकार का उल्लेख मिलता है आर्टिकल नंबर भाग नंबर 6 के अंदर। संघ सरकार किस भाग के अंदर होगी, 5 के अंदर होगी। राज्य सरकार किसके अंदर होगी, राज्य सरकार 6 के अंदर होगी। चलें आगे देखो, क्वेश्चन ने पूछा निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर सबरीमाला श्री संस्था मंदिर स्थित है। सबरीमाला कहां पर स्थित है, सबरीमाला केरल के अंदर स्थित है। पता है या नहीं है, बिल्कुल पता है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा भी था, सबरीमाला केरल के अंदर है, बिल्कुल सबरीमाला मंदिर केरल के अंदर स्थित है। सबरीमाला मंदिर जो है ये केरल के अंदर स्थित हो गया। किस भगवान को समर्पित है, ये है भगवान अयप्पा को समर्पित, भगवान अयप्पा को समर्पित है। देखिए इधर पहला अक्षर क आता है, इधर पहला अक्षर ए आ जाता है। क्लियर हुआ, ऐसे भी आप क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो। और ये कहां पर स्थित है, पेरियार टाइगर रिजर्व है, उसी के अंदर स्थित है। नाम सुना है आपने, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है भैया केरल के अंदर स्थित है। कैसे हो गया, पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर कौन सा मंदिर हो गया, सबरीमाला मंदिर स्थित हो गया। सबरीमाला मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है, तो सबरीमाला मंदिर कौन से भगवान को हो गया, भगवान अयप्पा को क्या हो जाता है, समर्पित हो जाता है। इसके अलावा पद्मनाभ स्वामी मंदिर, बहुत बड़ा नाम है भैया, पद्मनाभ
स्वामी मंदिर, ये भी केरल के अंदर है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये भी केरल के अंदर स्थित है। वडकुनाथन मंदिर, वडकुनाथन मंदिर कहाँ स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। आट्टुकाल मंदिर, आट्टुकाल मंदिर, ये भी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी मंदिर है बच्चों केरल के अंदर स्थित है भैया। एक बार फिर से देखिए, सबरीमाला मंदिर स्थित केरल के अंदर है, भगवान अयप्पा को समर्पित मंदिर है। पेरियार टाइगर रिजर्व उसके अंदर स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, वडकुनाथ स्वामी, इसके अलावा आट्टुकाल मंदिर, ये भी कहाँ स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां किससे संबंधित है? अजंता की गुफाओं की पेंटिंग्स और मूर्तियां किससे संबंधित है? हितोपदेश की कहानियों से संबंधित है, पेंटामेरोन की कहानियां हैं, पंचतंत्र की कहानियां हैं, जातक की कहानियां हैं। तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं बच्चों महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और ये लीजिए किससे संबंधित होगी? जातक की कथाओं से संबंधित होगी। अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा गुफाएं, ये लीजिए। अजंता की गुफा कभी भी पूछे महाराष्ट्र के अंदर है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर है। अजंता, एलोरा एवं एलिफेंटा, ये तीनों की तीनों गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये लीजिए तीनों की तीनों है बच्चों महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। नोट करोगे आप साथ साथ इन क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? भैया मानस बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य के अंदर स्थित है? मणिपुर के अंदर, मेघालय के अंदर, असम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर। तुक्का मारोगे तब भी आपका क्या होगा? क्वेश्चन है सही है। मानस कहाँ स्थित हो गया भैया? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये लीजिए, आप कहोगे सर मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है, मानस ही पूछा गया, मानस है असम के अंदर स्थित है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर स्थित है। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर स्थित है मानस। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखिए कितनी बार पूछा गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम के अंदर स्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? काजीरंगा। एक सींग वाले गैंडे। कभी ये भी पूछा जाए कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? एक सींग वाले गैंडे भैया असम के अंदर पाए जाते हैं। और असम अगर ऑप्शन में नहीं है तब अपने को कहाँ मिलेगा? एक सींग वाले गैंडे पश्चिम बंगाल के अंदर मिलता है। इसके अलावा डिब्रू सैखोव नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर स्थित है? डिब्रू सरोक, ये हो गया। इसके अलावा नामेरी, इसके अलावा ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ स्थित हो गए? ये भी बच्चों असम के अंदर स्थित हो गए। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा हो जाता है? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो गया असम हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, एक तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा जाता है। इसके अलावा जो है शहीद दिवस कई बार पूछ लिया जाता है जनवरी के अंदर कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। इसके अलावा मतदाता दिवस कई बार पूछा जाता है। तो ये भी देखिए कब मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो जनवरी के अंदर देखिए सबसे पहले 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा बच्चों? 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस। किसकी याद में मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी स्वदेश लौट कर आए थे। आते आते महात्मा गांधी देखिए हिंदी पढ़ते हैं। तो 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। आते आते महात्मा गांधी ने क्या पढ़ी? हिंदी पढ़ी। तो 10 जनवरी को कौन सा दिवस हो गया? विश्व हिंदी दिवस हो गया। 2 दिन बाद गांधी जवान हो जाते हैं भैया, बिल्कुल जवान हो जाते हैं 12 जनवरी को। तो 2 दिन बाद गांधी जवान हुए तो 12 जनवरी को जवान यानी युवा हो जाते हैं। तो ये हो गया राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। इसके अलावा जब कोई जवान हो जाता है तो वह 3 दिन बाद सेना में भर्ती हो जाता है। गांधी जी भर्ती हुए, ये लीजिए 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस, राष्ट्रीय थल सेना दिवस,
राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। फिर और क्या मनाया जाता है, और मनाया जाता है 24 जनवरी को, 24 जनवरी, 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, अभी पढ़ा अपन ने। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है बच्चों मतदाता दिवस, मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को आप सभी को पता है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। और 30 जनवरी को पता होगा कौन सा दिवस मनाया जाता है भैया, 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस मनाया जाता है। ये लीजिए भैया, 30 जनवरी 1948 को बच्चों शाम 5:16 पे नथुराम गोडसे के द्वारा प्रार्थना सभा में जाते हुए उस बापू को एक के बाद एक दनादन 3 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इसीलिए 30 जनवरी को प्रत्येक साल शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है, शहीद दिवस मनाया जाता है भैया। तो ये लीजिए, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस यानी महात्मा गांधी स्वदेश लौट कर आते हैं, आते आते हिंदी पढ़ते हैं। 10 जनवरी हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी मतदाता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों, 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये आज की सीरीज थी बच्चों, आज की सीरीज यानी विराट सीरीज अपनी चल रही थी और इस विराट सीरीज की ये जो है क्लास नंबर अपनी थी, प्रैक्टिस सेट नंबर अपना हो गया 2। प्रत्येक दिन बच्चों इस तरह की आपके लिए क्लास रहेगी, कम से कम 30 से लेके 45 मिनट की प्रत्येक दिन क्लास रहेगी, जिसमें आपको अच्छे अच्छे लगभग 14 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपको प्रत्येक दिन 15 क्वेश्चन करवा रहा हूं तो इस बात की गारंटी है कि लगभग प्रत्येक क्वेश्चन के साथ आप 5, 6, 7 क्वेश्चन जो है वो आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलने वाले हैं। दूसरी बात ये थी कि आप कहोगे सर आप वादा करते हो, प्रत्येक दिन आप वादा तोड़ देते हो। मैंने पहले कहा था कि करण जी के अब प्रत्येक जो है बच्चों दिन के अंदर आपको कम से कम 25 से 30 मिनट की क्लास करण जीके की मिलेगी। रूटीन के अंदर कुछ कारणों से नहीं लग पाई थी और अब जो है करण जीके की भी लगभग 1 या 2 दिन के अंदर बच्चों प्रत्येक दिन आपकी करंट की क्लास मिलेगी। अगर करंट की क्लास मिलेगी तो करंट के साथ आपको प्रत्येक दिन जो है कुछ न कुछ आपको स्टैटिक जीके की बातें भी मिलेगी। जो आपका सही आंसर होगा करंट जीके से संबंधित, उससे संबंधित 4 से 5 बातें मैं आपको करंट जीके की भी बताऊंगा। तो लगभग मैं आपसे फिर प्रॉमिस कर रहा हूं बच्चों कि प्रत्येक दिन आपके लिए करंट जीके की क्लास लेकर आएंगे। तो ये आज के क्वेश्चन थे और आज के जो क्वेश्चन थे खूब सारे अपन ने चर्चा की, परिचर्चा की। खूब सारा धन्यवाद बच्चों, आप साथ जुड़े, बढ़िया तरीके से आप नोट्स बनाओगे और नहीं तो आप कंटिन्यू क्या साथ साथ लगाते रहिए। जो चीज आपको नहीं मिलती है उस चीज को आप क्या करते जाओगे बच्चों, साथ साथ नोट करते जाओगे। मिलते हैं फिर से नए सेशन के साथ बच्चों, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी आप करते रहिए। धन्यवाद।